हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखा है, काला महाद्वीप किसे कहते हैं? काला महाद्वीप उपनाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या फिर एशिया महाद्वीप को? काला महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को काले महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए, गिर जो राष्ट्रीय पार्क है, इसके टोटल एरिया की बात करें तो 1412 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और गिर राष्ट्रीय पार्क इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क जाना जाता है। तो कौन से राज्य के अंतर्गत ये स्थित है? गुजरात। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है वायुमंडलीय CO2 जो है उसके कारण सौर ऊर्जा का विपासन। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? समसा प्रपात, होजेनकल जलप्रपात, कोर्टालम जलप्रपात या जोग जलप्रपात? भारत का सबसे ऊंचा, और इसकी जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेट 829 फीट है इसकी हाइट। ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। और जिस राज्य के अंतर्गत ये स्थित है उसमें जिला है शिमोगा जिला। शिमोगा जिला में ये तो कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिला में हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 829 फीट है। जोग जलप्रपात क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, निम्नलिखित देशों में से किस में मेयोन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयोन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कौन से में? देखिए, यहाँ पर ये चिली 2 बार लिखा गया तो इसको आप नजरअंदाज कर देना। ये 3 ही ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित देशों में से मेयोन ज्वालामुखी, इसको मेयोन ज्वालामुखी, मेयोन वोल्केनो या फिर माउंट वोल्केनो के नाम से भी इसको जाना जाता है। माउंट मेयोन वोल्केनो या फिर मेयोन वोल्केनो एक ही बात है। कौन से देश में यह स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में या फिर चिली में? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस के अंतर्गत ये स्थित है। ऑप्शन सेकंड। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी कि जूट का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है? पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर ओडिशा में? और जिस भी राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है उसमें 65% उत्पादन किया जाता है। यानी कि भारत देश में सबसे ज्यादा उसी में उत्पादन किया जाता है। शीर्ष स्थान पर है वो जूट के उत्पादन में। सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, पश्चिमी बंगाल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? होगा। देश का 65% जो जूट है वो यहीं पर उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में केवल 88 दिन लेता है? मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा वो कर लेता है। बुध, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल? तो देखिए, सौर मंडल के अंतर्गत जो 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे छोटा ग्रह है ये और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और खास बात यह है कि इस ग्रह का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट इसकी नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह इस ग्रह का नहीं है। तो आप समझ गए होंगे हम कौन से ग्रह की बात करें। बुध ग्रह क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? होगा। मात्र 88 दिन के अंतर्गत ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका कारण यह है कि सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल? देखिए, इसका आंसर जो भी होगा वो अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह
आवृत किया है, जो कि लगभग कितना है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ, पृथ्वी की जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। तो देखिए 3/4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो किसकी संख्या से नापा जाता है। वहां पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर, वहां पर रहने वाले बच्चों की जनसंख्या के आधार पर, या वहां पर निवास करने वाले परिवारों की जनसंख्या के आधार पर, या फिर मकानों की संख्या के आधार पर जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। कोई क्षेत्र विशेष में अगर आपको जनसंख्या का घनत्व निकालना है तो किसकी संख्या के आधार पर निकाला जाता है, लोगों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है इसलिए कहा जाता है, या जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में रहता है इसलिए कहा जाता है, या चूंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे पहले अंतिम छोर पर है इसलिए वहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, या फिर सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्र के जल के अपरिवर्तित होकर जापान में सूर्योदय को अत्यधिक सुंदर बना देती हैं इसलिए उनको कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्यों कहा जाता है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो कि पूर्व में अंतिम छोर पर है इसलिए ऑब्वियस सी बात है सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है इसलिए वहां पर सूर्योदय सबसे पहले उदय होता है इसलिए लैंड ऑफ द राइजिंग सन उसको कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, बेरामजी M मालाबारी, DN वाचा या फिर दादा भाई नौरोजी। तो देखिए अगर आप WC बनर्जी सोच रहे हैं तो वो गलत है, WC बनर्जी इसका आंसर नहीं होगा। दादा भाई नौरोजी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 4 सितंबर 1885 से लेकर ये रहे थे 30 जून 1917 तक। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है। 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था। फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए स्वीडन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाता है, वो ओस्लो में दिया जाता है। ये अलग से फैक्ट्स बनता है, ध्यान में रखना। शांति की अगर नोबेल पुरस्कार की बात आए तो ओस्लो कहां पर है, नॉर्वे में। नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी जो अदर सेक्टर हैं जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, शरीर क्रिया विज्ञान या फिर इसको चिकित्सा विज्ञान के नाम से जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्थिक विज्ञान के लिए ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर स्टॉकहोम स्वीडन दे रखा हो या अगर आपको इसकी जगह ओस्लो नॉर्वे दे रखा हो तो ओस्लो नॉर्वे में तो केवल एक शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बाकी जितने भी सेक्टर हैं उसमें स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा ही वो प्रदान किए जाते हैं। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो स्वीडन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कहां पर है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहां पर है या फिर कौन सा है। चपोरा तट बीच, दीप तट बीच, अक्सा तट बीच या मरीना बीच। तो इसका आंसर कौन सा होगा, मरीना बीच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ वृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो मंत्र किसने दिया था, डू और डाई का नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये फेमस नारा दिया गया था, मंत्र दिया गया था, आप सभी को पता होगा। महात्मा गांधी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला दे रखा है, कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है या फिर पतन है। कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। कांडला, विशाखापट्टनम, करिकले या पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका आंसर जो भी होगा उसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। चेन्नई और कोलकाता के बीच में वो स्थित है, इसलिए चेन्नई और कोलकाता के बीच में स्थित होने के कारण उसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए विशाखापट्टनम क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत के पूर्वी तट का ये एक इंपॉर्टेंट पतन है, बंदरगाह है विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
कहाँ पर है? लुधियाना, करनाल, पंतनगर या फिर हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इस संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1989 में। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1989 में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान के रूप में भी इसको जाना जाता है। कहां पर ये? करनाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लागू कर सकता है? मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लागू कर सकता है? मंत्रियों की परिषद, संसद, लोग या फिर मंत्रिमंडल? मौलिक अधिकारों के ऊपर उचित प्रतिबंध कौन लागू कर सकता है? तो देखिए संसद क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लागू कर सकती है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद का जो अपर हाउस है, अपर हाउस जिसको स्थायी सदन भी कहते हैं, उसकी अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। वो कौन सा है? विधानसभा, अमीरों का सदन, सीनेट या फिर उसको राज्यसभा बोलते हैं। तो अपर हाउस स्थायी सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का मंत्र दिया था? तो 8 अगस्त 1942 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुशन किया वह कौन था? दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुशन किया वह कौन था? चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, एक राष्ट्रकूट प्रधान था या पल्लव प्रधान था? तो देखिए राष्ट्रकूट प्रधान क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? जो राजा होते थे उनके प्रति जो सामंत नियुक्त किए जाते थे अलग अलग राज्य में, तो उनका मुख्य कर्तव्य क्या होता था? कर चुकाना उनका कर्तव्य होता था, या सैनिक सहायता उपलब्ध करना, या फिर दरबार में हाजिर रहने का कार्य होता था, या फिर राजाओं को इंटरटेनमेंट करने का कार्य सामंतों का होता था? कौन सा कार्य होता था? तो देखिए सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य मुख्य रूप से सामंतों का होता था राजा के प्रति। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव के ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, टीबी मैकाले के ऊपर या कार्नवालिस के ऊपर? ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था? तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, किसके द्वारा समझा जाता है? मानचित्रों को समझने की जो सर्वव्यापी भाषा है उसको किसके द्वारा समझा जाता है? रूढ़ि चिन्हों के द्वारा, रेखा चिन्हों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा या विषय संबंधी मानचित्रों के द्वारा? तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? रूढ़ि चिन्हों के द्वारा उसको समझा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो कि कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वास्तविक रेखा जी नहीं है, ये तो गलत है। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है, बिल्कुल ये भी गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट दे रखा है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी इसमें गलत दे रखा है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जो अपर हाउस है जिसको स्थायी सदन बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, 250 उसकी अधिकतम संख्या हो सकती है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, 10, 12, 15? तो देखिए 12 सदस्यों को वहां पर मनोनीत किया जाता है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 13, 11, 7, 9 कितनी होती है? तो कितनी होती है? फुटबॉल टीम के अंतर्गत खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? कितने हैं? 3 अंग हैं, जिसमें पहला जो संघ है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा अंग नागरिकता के विषय से संबंधित है, तीसरा जो अंग है वो मौलिक अधिकारों के विस्तार से संबंधित है। तो 3 अंग है मुख्य रूप से। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर संवाद रूपी होना चाहिए, या फिर कक्षा शिक्षण सरल होना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? परस्पर संवाद रूपी होना चाहिए। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थी को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे?
एक चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आपको पूछना है, तो विद्यार्थियों को आप सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? न्यूज़पेपर के जो संपादन है उनमें किए गए विभिन्न पार्टियों के द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, या प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसके सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना? जी बिल्कुल, ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका सुटेबल तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एक चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों के ऊपर आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कौन सी पार्टी की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और सबसे ज्यादा जो समर्थनकारी नीति है वो किस प्रकार से विश्लेषित की गई है, यही सबसे सुटेबल आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको है इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।